हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस मैथ्स। सो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन के जो हम टॉपिक्स पढ़ते हैं उनके सारे वीडियोस आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे इक्वेशंस के बारे में जिनकी सेट ऑफ इक्वेशन आपको यहाँ पे गिवन है। ये इस इक्वेशन के लिए कह सकते हैं या फिर इस सीरीज का पार्ट 3 है। पार्ट 3 कैसे हैं उसको आप ध्यान रखें, ये पार्ट 3 है। ये देखने से पहले मेरा सजेशन रहेगा आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को देखें, जिससे कि आपको इस इक्वेशन के बारे में पूरा बेसिक नॉलेज होगा। और बेसिकली इसमें दो केसेस होते हैं और उन केस में हमने एक फर्स्ट केस किया था, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड केस के बारे में। अब वो क्या है उसका मैं आपको थोड़ा सा बेसिक डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। तो बात करते हैं यहाँ पे कि जब भी आपके पास में कोई इस टाइप की इक्वेशन हो जिसमें क्या होता है कि जो डिफरेंशिएट ऑर्डर होता है, जितनी बार हम डिफरेंशिएट करते हैं वो डिफरेंशिएट ऑर्डर क्या होता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। यानी कि n बार है तो n-1 हो जाएगा, फिर n-2 हो जाएगा। और इस इक्वेशन को हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। आप देख सकते हैं इसके साथ में कांस्टेंट कोफिशिएंट p1, p2, pn-1 एंड pn टाइप के कांस्टेंट कोफिशिएंट होते हैं। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फॉर्म में डिनोट करते हैं और वो फॉर्म ये रहती है कि हम यहाँ पे d/dx को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर d2 हो जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पे अगर 3 हो जाएगा तो यहाँ पे वापस 3 हो जाएगा। इस टाइप से हम यहाँ पे नोटेशन की फॉर्म में इसको लिखते हैं ताकि हमारा जो क्वेश्चन होता है वो अच्छे से सॉल्व हो जाता है। फिर हमने क्या किया, यहाँ से y को कॉमन ले लिया तो ये पूरा फंक्शन किसका बन गया, डेरिवेटिव फंक्शन बन गया। इट मीन्स इट इज अ फंक्शन ऑफ d और ये हो जाएगा y। और इसको हम इस टाइप से लिखते हैं थोड़ा, ये जो है फंक्शन किसका हो जाएगा, डी का हो जाएगा, यानी कि पूरे जो डिफरेंशिएशन है उसका फंक्शन हो जाएगा। और y हो जाएगा यहाँ पे qx हो जाएगा। देयर आर टू केसेस इन दिस इक्वेशन। फर्स्ट वी डिस्कस्ड इन द our previous video, and in this video we are going to discuss about second case. that second case में हम अब केसेस किस पे लागू होते हैं, केसेस हैं इन पे कि qx is equal to 0 एंड qx नॉट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि qx जो है वो नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो ये रहेगा आज का हमारा केस। ओके, तो हम इस केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जब q नॉट इज इक्वल टू 0 है इसका मीनिंग क्या है। ओके, तो यहां से हम देखते हैं कि q नॉट इज इक्वल टू 0 का मीनिंग ये रहेगा कि जो राइट हैंड साइड है वहां पे आपको 0 नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे केस लिख रहा हूं, ये हम बात कर रहे हैं केस नंबर सेकंड की। केस नंबर सेकंड में क्या होगा, qx नॉट इज इक्वल टू 0। अब qx नॉट इज इक्वल टू 0 होता है तो अच्छा, बेसिकली एक बात बता देता हूं आपको, इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है ना, ये जो भी इक्वेशन होती है इनका जनरल सॉल्यूशन या फिर हम कह सकते हैं व्यापक हल जो होता है जिसको हम GS कहते हैं, GS दैट इज इक्वल टू CF प्लस IF, सॉरी CF प्लस PI। CF प्लस PI का मीनिंग होता है व्यापक हल, जिसको हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी कि पूरक फलन प्लस उसमें हम पर्टिकुलर इंटीग्रल करते हैं, फिर विशिष्ट समाकलन करके उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ये जो CF जो है ना, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं, ये कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने हमारे जो फर्स्ट वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसमें आप जाके देखें कि CF कैसे फाइंड करता है। तो आज हम उसका भी यूज करेंगे और पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे, तो वो हम यहाँ पे आज सीखेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे फाइंड किया जाता है। तो इन दिस केस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पर्टिकुलर इंटीग्रल और इसके जो सॉल्यूशन है इसकी बात करेंगे। तो जब भी आपके पास में q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है तो उस टाइम पे जनरल जो सॉल्यूशन होता है वो CF प्लस PI के इक्वल होता है। बट q इज इक्वल टू 0 जो होता है उसमें ओनली CF होता है, वहां पे PI नहीं होता है, वहां पे PI की वैल्यू 0 लेट करता है या फिर PI को हम वहां कैलकुलेट नहीं करते, ऐसा हम वहां पे लेट करते हैं। ओके, और इस केस में हमको क्या करना है, यहाँ पे इस केस में हमारे पास हो जाएगा कि जो PI है इसको भी साथ में ऐड करना होगा। CF की वैल्यू फाइंड करना हमको आता है, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देख लिया। जब हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो उस टाइम मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि CF की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं इस वीडियो में भी। और PI जो है वो हम आज यहाँ पे सीखेंगे कि PI कैसे फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे बात करता हूं फॉर कैलकुलेशन ऑफ PI। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ PI फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, जिसको हम कहते हैं PI, जिसको हम क्या कहते हैं, विशिष्ट समाकलन। विशिष्ट समाकलन, इसकी वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे वो आज यहाँ पे देखेंगे कि विशिष्ट समाकलन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम अलग अलग केसेस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट केस में क्या करना है आपको कि इफ फंक्शन ऑफ d इज इक्वल टू d बाई एक्स,
फंक्शन ऑफ डी ओनली डी हो, उसमें क्या हो, या फिर हम डी बाई डी एक्स को क्या कहते हैं, ओनली डी कहते हैं। इट मीन्स डी हम किसको डिनोट करते हैं, डी बाई डी एक्स का। तो ये पूरा एक फंक्शन होता है। ओके, अब आप क्या करें, यहां से पी आई की वैल्यू अगर निकालना है ना, तो एक केस हो गया आपके पास में, इफ फंक्शन ऑफ डी इज इक्वल टू डी, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी को हमने इसको डी बाई डी एक्स को हमने डी से डिनोट किया, कैपिटल डी से। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि पी आई जो है वो किसके इक्वल होगा, 1/d क्यू एक्स के इक्वल होगा। अब इसका नाम जैसे विशिष्ट समाकलन है, पर्टिकुलर इंटीग्रल है, तो यहाँ पे इंटीग्रल आया कहाँ है, तो अब आएगा इंटीग्रल कैसे। अब आप चीज ध्यान दें यहाँ पे कि 1/d का मीनिंग क्या हो जाएगा, 1/d/dx, हमने d को इसी फॉर्म में डिनोट किया। अब जो इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल तो होता है, पूरा इसका व्युत्क्रमित तो होता है, उल्टा होता है ना। जब हम, जैसे मैं बात करता हूं आपको, अगर हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है हमको, कॉस एक्स मिलता है। वापस अगर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है, साइन एक्स मिलता है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करते हैं और वापस अगर उसी जो रिजल्ट है उसका इंटीग्रेशन कर ले तो हमको वही डिफरेंशिएशन मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 1/d जो होता है, ये क्या इसका रेसिप्रोकली तो है ना, तो 1/d को हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा d/dx, और इसको यहाँ पे आगे लिख रहे हैं हम qx वो वैल्यू है जो आपको यहाँ पे गिवन है। ओके, ये आप देख सकते हैं इस फंक्शन में जो qs है वो यहाँ पे गिवन होगा आपको। अब क्या करना है, यहाँ पे पी आई क्या हो जाएगा, पी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स, किसके रेस्पेक्ट में, डी एक्स के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना। तो ये चीज ध्यान रखें कि जो इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स फंक्शन होता है, या फिर सॉरी उसका रेसिप्रोकल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने उसमें बताया था कि इसमें हम जो फाइंड करें विशिष्ट समाकलन, उसमें उसका एकदम पूरक भी कह सकते हैं, इसका व्युत्क्रम भी कह सकते हैं, ये फंक्शन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन हम बात करते हैं कि इफ फंक्शन ऑफ d इज इक्वल टू d माइनस अल्फा। अब अल्फा यहाँ पे कोई भी कॉफिशिएंट हो सकता है। ओके, अब अल्फा क्या हो सकता है, कोई भी कॉफिशिएंट हो सकता है। इट मींस क्या हो सकता है यहाँ पे कि जो अल्फा है उसमें हमको क्या करना है, इसको इस टाइप से, इसका सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ये हो जाएगा कि पी आई इज इक्वल टू 1/d माइनस अल्फा, और यहाँ पे आगे क्या आएगा आपके पास में, क्यू एक्स हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पी आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पी आई, और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करना है तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, e रेज टू पावर अल्फा एक्स। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स e रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स एंड डी एक्स। अब ये कैसा आया, कहां से आया, ये सारा अपने इसको डीपली नहीं जानना है, आपको बस ये जनरल फॉर्म, जनरल सॉल्यूशन इसका ध्यान रखना है। कैसे, देखो कि d माइनस अल्फा है, इट मीन्स यहाँ पे क्या करना, इस बाहर वाले ई में आपको क्या करना, प्लस अल्फा पुट करना है, अंदर वाले में क्या करना है, माइनस अल्फा पुट करना है। अगर यहाँ पे प्लस हो जाता है तो बाहर क्या पुट करेंगे, माइनस, अंदर क्या पुट करेंगे, प्लस पुट करेंगे। मैं यहाँ पे एक स्पेशल केस की फॉर्म में लिख लेता हूँ, स्पेशल केस लगा के लिख लेता हूँ या फिर नोट करके लिख लेता हूँ कि पी आई अगर आपके पास में 1/d प्लस अल्फा मिलता है तो उस कंडीशन में इसका जो सॉल्यूशन होगा पी आई का क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स, एंड e रेज टू पावर क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें। ओके, ये हमने यहाँ पे एक, इसको मैं नोट पॉइंट करके लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा नोट पॉइंट इसके लिए। देन आपको क्या करना है, ये इसका हो गया सॉल्यूशन। अब आपके पास में थर्ड कंडीशन क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसकी थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी इस स्पेशल केस में, कि थर्ड कंडीशन में अगर इफ फंक्शन ऑफ d अगर आपके कुछ इस टाइप से मिल जाए, d माइनस अल्फा 1, ओके, d माइनस अल्फा 1 मल्टीप्लीकेशन में आ जाए आपके पास में d माइनस अल्फा 2, d माइनस अल्फा 3, ये कहां तक चले, d माइनस अल्फा n तक, अप टू n टर्म तक अगर आपके पास में ये फंक्शन आ जाते हैं, इस टाइप का कोई पर्टिकुलर एक सिस्टम आ जाता है जिसमें फंक्शन ऑफ d कुछ इस टाइप से हो, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। पी आई हमको वही काम करना है, 1/fd को क्या करना है, रेसिप्रोकल में लिखना है। काम सब जगह वही करना है, बिकॉज हमको जो डिफरेंशिएशन है उसमें उसको क्या करना है, पूरा एकदम आपको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/, ओके, 1/, में क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देखें 1/, ये जो पूरा फंक्शन है इसको लिखना है आपको यहाँ पे। इट मीन्स आपके पास में क्या आ जाएगा, 1/d माइनस अल्फा
1 डी माइनस अल्फा 2 अप टू एन टर्म डी माइनस अल्फा एन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू एक्स का फंक्शन हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन करना है। जैसे हम इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी पार्शियल फ्रैक्शन करना है। कैसे करना होता है पार्शियल फ्रैक्शन, आप देखना। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट लेट करते हैं, ऊपर ए बी सी, तो यहाँ पे हम a1 लेट कर लेते हैं, जिसके नीचे लिखेंगे d माइनस अल्फा 1, प्लस क्या करना है, a2 लेट करना है, उसके नीचे लिखना है d माइनस अल्फा 2। इसी टाइप से आपको कितने टर्म तक करना है पार्शियल फ्रैक्शन, n टर्म तक करना है, an d माइनस अल्फा n, जितने उसमें टर्म होते हैं उतने टाइम्स उसको क्या करना है, इस टाइप से पार्शियल फ्रैक्शन करना है। ये हमने यहाँ पे क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन किया। पार्शियल फ्रैक्शन, इसको हम कहते हैं आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न में हमने इसको व्यक्त किया है, हमने इसको तोड़ा है पार्शियल फ्रैक्शन में। ओके, तो अब क्या करना है आपको, यहां से पी आई इज इक्वल टू, पी आई क्या हो जाएगा यहाँ पे, a1 क्यू एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, d माइनस अल्फा 1, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2 क्यू एक्स d माइनस अल्फा 2, प्लस कहां तक चलेगा, ये n टर्म तक चलेगा, तो an क्यू एक्स अपॉन ये क्या हो जाएगा, d माइनस अल्फा n। अब आप एक चीज नोट करें यहाँ पे कि ये जो फंक्शन है q अपॉन डी माइनस अल्फा, ये तो आप देखें ऊपर की तरह ही है ना। ये देखो यहाँ पे बस यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, वहां पे कुछ कोई टर्म था ही नहीं। तो यहाँ से आप देखें कि ये वाली जो टर्म है वो किसके इक्वल है, इसका सॉल्यूशन हमको पता है ना, तो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो कि ये क्या हो जाएगा, पी आई इज इक्वल टू a1 को a1 रखना, क्यू एक्स अपॉन डी माइनस अल्फा का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, ई रेज टू पावर, यहाँ पे मैंने बताया था आपके पास में साइन उल्टा कर रहा है, तो क्या हो जाएगा अल्फा एक्स। फिर क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसमें अंदर आता है क्यू, और वापस यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस अल्फा एक्स, और यहाँ पे क्या लिखता है, डी एक्स। आप देख सकते हैं यही तो फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है ना। ये देखो डी माइनस अल्फा है तो ई रेज टू पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स एंड ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स, यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया। इसी टाइप से क्या कर लेंगे, a2 के लिए भी कर लेंगे। तो a2 के लिए जब करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ई रेज टू पावर, ओके यहाँ पे अल्फा 1 आएगा, ओके तो यहाँ पे अल्फा 1 हो जाएगा, इधर भी अल्फा 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा 2x इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस अल्फा 2x dx। ये काम आपको कहां तक करना है, जितने टर्म तक इसका आप पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, या फिर जितने टर्म आपको गिवन है, तो यहाँ पे n टर्म गिवन है ना, तो ये हो जाएगा an ई रेज टू पावर अल्फा nx एंड इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स ई रेज टू पावर माइनस अल्फा nx dx। तो ये आ जाएगा आपके इसके पास में सॉल्यूशन। तो ये हमने आपको फॉर्मूलेट और इसकी कुछ कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया है कि इसकी क्या क्या कंडीशन हो सकती है, क्या क्या इसमें फॉर्मूले हो सकते हैं। देन हम क्या करता है कि जब क्वेश्चन करता है ना, वहां पे कुछ और सॉल्यूशन के लिए जो फंक्शन है, कुछ और हम कह सकते हैं फॉर्मूले यूज होते हैं, तो हम उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। भी कुछ स्पेशल फंक्शन है, यहाँ पे हम नोट करके उनको नोट पॉइंट बना के लिख लेंगे, और वो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। नोट पॉइंट बना के हम लिख रहे हैं, सबसे पहला नोट हम लिख रहे हैं, वैसे बेसिकली ये सारे यूलर्स थ्योरम के रिजल्ट्स हैं। ओके, कौन सी थ्योरम के, यूलर्स थ्योरम के। इनको हम कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में कन्वर्ट करने का यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में जब हमारे पास में ई होता है, जैसे अगर आपके पास में मिल जाए ई आयोटा थीटा, इसको क्या करना है कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर कन्वर्ट करना है, क्योंकि आयोटा थीटा और ये सारी अगर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी यानी कि आयोटा अगर ई में आता है, एक्सपोनेंशियल में आता है, तो अगर आपको इसको सॉल्यूशन के हिसाब से सॉल्व करना होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में इस टाइप से लिखते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा। सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा, दैट इज कॉस थीटा माइनस ये हो जाएगा आयोटा साइन थीटा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे अगर हम इस टाइप से पुट करते हैं आयोटा एन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा प्लस लिखते हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा कॉस एन थीटा, प्लस क्या हो जाएगा आयोटा साइन एन थीटा। फोर्थ फॉर्मूले की बात करते हैं तो ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एन थीटा, दैट इज कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा। अगर यहाँ पे कोई कॉफिशिएंट भी आ जाए तो उस कॉफिशिएंट को भी आप इस टाइप से लिख सकते हैं। ओके, जैसे एन की जगह पे कोई दूसरा कह सकते हैं, थीटा के साथ में कोई कॉफिशिएंट हो जाए, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिफ्थ, कभी कभी क्या मिलता है, इस टाइप से मिल सकता है, प्लस आयोटा ई रेज टू पावर प्लस आयोटा थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा। तो हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो आप यहाँ पे देखें, तो ई
प्लस थीटा, ये पड़ा आपके पास में फॉर्मूला, यहाँ पे पुट करें इसको, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, माइनस हम लगाएंगे बीच में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस ये वाला। ओके, ये वाला माइनस हमने लगाया, फिर एक ऑलरेडी यहाँ पे माइनस आएगा, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या ये क्या हो जाएगा, आयोटा साइन थीटा। इट मीन्स यहाँ पे कॉस थीटा टू कॉस थीटा कट हो जाएगा, और आंसर क्या आएगा आपके पास में, 2 आयोटा साइन थीटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 आयोटा साइन थीटा। जब भी आपको ये वाली टर्म कहीं मिले तो उसकी जगह पे ये पुट करना है। 6 आपको अगर इस टाइप से मिल जाए, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा, तो ये कंडीशन अगर आपको जहां कहीं भी मिले तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं ना। जनरल हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, प्लस क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। आप देखें यहाँ से ये टर्म और ये टर्म कट हो रही है, इट मीन्स आपके पास में जो इसका आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 कॉस थीटा। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ये, इसका आंसर हो जाएगा ये। सो आई होप आपको ये जो सारे फॉर्मूले हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। मैं वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करना चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में, जहां मैं आपको 2 एग्जाम्पल कराऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल होंगे, उस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ओके, तो यहां से फॉर्मूले हमने पढ़े और अब इस पे बेस्ड जो एग्जाम्पल है वो हम एक अलग वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो।